हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमारे ई श्रीधरन सीरीज का प्रत्यक्षवाद का पार्ट 1। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म का पार्ट 2। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे ऑगस्ट कॉम्टे जो एक्चुअल फादर ऑफ पॉजिटिविज्म है, उनसे पहले इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, मतलब इसका विकास क्रम क्या था। तो हमने देखा था किसको, सबसे पहले हमने समझा था कि प्रत्यक्षवाद होता किसको है या हम इसे कहते किसको हैं। तो हमने देखा था कि पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी हिस्ट्री है वो फैक्ट्स के बेसिस पे लिखा जाए, जैसे पास्ट जिस क्रम में हुआ था उसके बेसिस पे लिखा जाए। ठीक है। फिर हमने इसको देखा था कि इसमें फ्रांसिस बेकन का अपना एक रोल था। हमारे उसके बाद एनलाइटमेंट में जो भी हमारे 2-4 अच्छे मतलब फेमस हमने थिंकर्स को डिस्कस किया था, और भी बहुत सारे सोशल थिंकर थे जिन्होंने इस टाइम पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें से हमने डिस्कस किया था ह्यूम को, मॉन्टेस्क्यू को, कॉनकॉर्डेट को। और फिर हमारा लास्ट में हमने था वो था हमारे सेंट साइमन को हमने डिस्कस किया था, जिसके यहाँ पर ऑगस्ट कॉम्पटन ने हमारी उनके सेक्रेटरी के रोल में काम किया था 7 साल की तरफ। और वहाँ पे फाइनली उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑगस्ट कॉम्टे को। इस पार्ट में हम मेनली उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो मॉन्टपिलर में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने टीचर के रूप में काम किया था। उसके बाद वो सेंट साइमन के सेक्रेटरी बने, पर कुछ 7 साल के लिए बने थे और आपस में कुछ क्लैशेस की वजह से उन्होंने फिर ये जॉब छोड़ दी। और आगे जाके उन्होंने ये कहा कि जब हमने डिस्कस किया है काफ़ी सारे लॉज़ वगैरह, न्यूटन के लॉज़ वगैरह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे और लोगों ने साइंस के तरीके से हर एक चीज़ को देखना शुरू किया। और जब ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा कि भाई, जब साइंटिस्ट इन सारे डेफिनेट लॉज़ को डिस्कवर कर रहे हैं और साइंस समझा जा सकता है, नेचर समझा जा सकता है, नेचर में क्यों, क्या, कैसे हो रहा है, हम इतने अच्छे से ज़मीन पे ग्रेविटी की वजह से चल पा रहे हैं, हम गिर नहीं रहे हैं। अगर इस तरह के लॉज़ को समझा जा सकता है, तो सोसाइटी को क्यों नहीं समझा जा सकता है? सोसाइटी भी लॉज़ के थ्रू समझी जा सकती है। यही कहकर ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म की तरफ काम करना शुरू किया। और अगर हम ऑगस्ट कॉम्टे को देखें, उनके 2 स्टेप थे मेजर। पहला था उनका कि असर्टेन फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स को इकट्ठा करो, फैक्ट्स के बारे में बात करो। आप ये देखो कि उनका था कि भाई सेंसरी ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट सेंसरी ऑब्जर्वेशन से आना चाहिए, मतलब आपने जो चीज़ देखी हो, फैक्ट्स का जिसका प्रूफ हो, आप उस चीज़ को बोलो। इमेजिनेशन पे बात नहीं करनी है, रिलीजन पे नहीं करनी है और फिलॉसफी पे नहीं करनी है। जैसा कि हमने राके के बारे में पढ़ा था कि वो केवल फैक्ट 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 की बात करते हैं, सेम बात ऑगस्ट कॉम्टे ने भी बोली। दूसरा जो स्टेप था वो हमारा था कि लॉज को फॉर्म करना है, हमें लॉ बनाने हैं, नियम बनाने हैं, तरीका बनाना है। जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि इंडक्शन मेथड करो। इंडक्शन मतलब क्या, कि आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जब ऑब्जर्व करते करते आप देखोगे, तब उन सारी चीज़ों को जो आपने ऑब्जर्व किया है, मल्टीपल टाइम्स जो आपने ऑब्जर्व किया है, उसको आप जनरलाइज करो, एक सामान्यीकरण करो। ठीक है। और जब आप वो करोगे तो आप खुद ही एक लॉस बनाओगे। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। ये बेकन के मेथड हमने लास्ट पार्ट में इसको डिस्कस किया था। तो अगर आप जिस तरीके से काफ़ी सारे फैक्ट्स इकट्ठा करोगे, उनको जनरलाइज करोगे, तो आपको सोसाइटी का जो यूनिवर्सल लॉ है वो मिल जाएगा। तो कॉम्टे के हिसाब से हिस्ट्री का मतलब होता है सोर्स ऑफ फैक्ट्स। कि मतलब हिस्ट्री क्या है, फैक्ट्स के बेसिस पे है, फैक्ट्स का सोर्स है। ठीक है। हमें हिस्ट्री के थ्रू हमारे लाइक पास्ट में क्या हुआ है, हमें वो पता चलता है। तो जिस तरीके से ऑगस्ट कॉन्टे को हम सबको जानते हैं कि सोशियोलॉजी में इनका काम है। तो सोशियोलॉजी कहते हैं कि वो एक ऐसी साइंस है जो बताता है कि इन सारे फैक्ट्स के पीछे कौन-कौन सा नियम लगा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सोसाइटी में कुछ हो रहा है, सोसाइटी में कोई बिलीव है, ठीक है? तो वो किस वजह से हो रहा है? अगर हम बुद्धिज़्म को देखेंगे कि बुद्धिज़्म का राइज़ क्यों हुआ? जैनिज़्म का राइज़ क्यों हुआ? तो हम उस टाइम पे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल मानते हैं ना। तो सोशियोलॉजी उस सोसाइटी को डिस्कस करती है, पढ़ती है, और वो सोसाइटी और सोशियोलॉजी के थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा, इस तरह के कुछ जो प्रॉपर यूनिवर्सल लॉज़ थे जिसकी वजह से ये चीज़ें जिसकी वजह से एक कारण बनी, और उसकी वजह से एक नए तरह का धर्म का, या आप कह सकते हो आइडियोलॉजी का, उसका
अ, प्रसारण हुआ या फिर वो बना, चाहे बुद्धिज़्म की हो, जैनिज़्म की हो या भक्ति, सूफ़ी मूवमेंट या कोई भी चीज़ हो। सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी का क्या नीड है, क्या ज़रूरत है सोसाइटी को, उस हिसाब से हमारे लॉज़, हमारे नेचर बदलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोसाइटी का बिलीफ था ऋग्वेदिक टाइम्स में, वो मॉडर्न टाइम्स में उससे हो सकता है थोड़ा अलग हो। इसलिए जब हम सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट हमारा हुआ था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, हमने कहा था कि नहीं, हमें अब कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारी बेसिक आइडियोलॉजी सेम रहेगी बट मॉडर्न चीज़ों को देखते हुए हमें उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का ये कहना था। तो ये सोसाइटी के बेसिस पे सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे हिस्ट्री के लिए। और अगर हम कॉम्टे की अब बात करें, तो कॉम्टे ने हमारा बेसिक उनका क्या था? फैक्ट्स था इंडक्शन मेथड कि आपको जनरलाइज़ करना है। अगर हम कॉम्टे की बात कर लें, इनके 2 मेजर वर्क हैं जो कई बार पूछे गए हैं। कोर्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी एंड सिस्टम ऑफ पॉजिटिविस्ट पॉलिटिक्स। इन 2 बुक में इन्होंने इनका जितना भी फिलॉसफिकल और इनका पॉलिटिकल विज़न, या आप ये कह सकते हैं कि जो इनकी बातों का सार था, ठीक है? वो इन 2 बुक्स में आ गया था। उसका क्रक्स जो है वो इस बुक में उन्होंने अच्छे से दिया था। उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो ये हमारा मैन है सोसाइटी में, उसको उस तरीके से पढ़ा जा सकता है जैसे साइंटिस्ट पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमेना को, ठीक है? इट वाज़ पॉसिबल कि मैन, भाई, अगर मैन सोसाइटी में है, तो अगर वो बिहेव किस तरीके से कर रहा है, सेम हम पढ़ सकते हैं कि नेचर कैसे बिहेव करता है, या हमारा वो साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही कई अलग अलग तरीके की सोसाइटी है। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में, वेस्ट में कल्चर बहुत अलग है। जो चीज़ नॉर्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होगी, मे बी साउथ के लिए वो क्या कह सकते हैं कि एबनॉर्मल हो, मतलब वो सही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी प्रथाएँ, अ, मैंने सुना है कि यहाँ यहाँ तक कि कलर कोडेड भी है कि अगर इस पर्टिकुलर कप हम बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर कलर के कपड़े फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर दिन पे पहनने चाहिए, ठीक है? कि अगर ये कोई खुशी का दिन है तो उसपे ये कलर पहनिए, और अगर कोई दुःख का दिन है तो ये कलर पहनिए, ठीक है? और ऐसे मतलब इम्पोज़ नहीं करते कि यही पहनना है, पर लोग ऐसा कहते हैं कि प्रेफ़र करते हैं कि हाँ, ठीक है। बट हर रिलीजन में, हर कल्चर में, ठीक है, ये डिफरेंट हो सकता है, गलत हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सेम ही चीज़ हो, बट सोसाइटी को एक लॉज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वहाँ का क्या सिस्टम है, उस पर्टिकुलर जगह का, ठीक है? उस हिसाब से पढ़ के हम लॉ बना सकते हैं। हमारी, जो मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिफिक सोसाइटी और हमारी हिस्ट्री क्या कहते हैं, हमारा जो नेचुरल फिनोमेना है और हमारी जो सोसाइटी है, उसमें यही एक डिफरेंस होता है कि नेचुरल फिनोमेना हर जगह लगभग सेम ही होता है, मोर और लेस सेम ही है, ठीक है? ग्रेविटी का फोर्स लगभग हर जगह लग रहा है, तो जहाँ नहीं लग, कहीं वीक होगा, कहीं स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? पर फिनोमेना सेम है। सोसाइटी में भी लगभग फिनोमेना सेम होता है, ठीक है? लेकिन अपने-अपने कल्चर और वैल्यू और बिलीफ की वज़ह से कुछ-कुछ चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं। तो ये एक्स्ट्रा था, वो वहाँ पे अभी यूज़ नहीं हो रहा है, बट हाँ, सोसाइटी को भी लॉ के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल साइंस को या नॉर्मल हमारे नेचर को समझते हैं, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक डेफ़िनिट लॉज़, मतलब एक क्या कहते हैं, हमारा नियम जो ऐसा ढूँढें हिस्टोरिकल और सोशल बिहेवियर को जो गवर्न करे। ठीक है? कि अगर हमारा, जैसे हमने सेम बात की ना कि ना, आज भी अगर हम साइंस को जिस तरीके से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पूरी साइंस पढ़ ली है, ठीक है? अभी पता नहीं क्या-क्या डिस्कवर होना बाकी है। सेम उसी तरह हम हिस्टोरिकल या हमारा जो सोशल बिहेवियर है, उसको जब उस समय डिस्कस कर रहे थे, तो हम नियम बना रहे थे। अभी भी नियम बन रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है? तो उसको आप जिस तरीके से सोसाइटी को पढ़ें, तो हमें एक ऐसे नियम बनाने हैं, नियम ढूँढने हैं, जो हमारे सोशल बिहेवियर को बताए कि वो कैसा है, या हिस्टोरिकल बिहेवियर को बताए कि वो कैसा है। नेक्स्ट हमारा जो हम बात करेंगे, तो जो हमारा कॉन्टे जी का बिलीव है कि हमारी जो सोसाइटी होती है, या फिर क्या कह सकते हैं, कोई भी मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, वो 3 स्टेज से होके जाती है। हमारा समाज क्या होता है, या उसका हर एक ब्रांच, उसके नॉलेज के 3 स्टेज होते हैं जो पास होते हैं। एक दूसरे से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट स्टेज से वो दूसरे स्टेज में जा रहा है फ़िल्टर करके,
ठीक है? सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जा रहा है फ़िल्टर करके। और फिर हम उसको देखेंगे तो उसको क्या कहा है, स्टेज 1 को उन्होंने कहा है एंशिएंट वर्ल्ड, थियोलॉजिकल वर्ल्ड या मिलिट्री वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड या थियोलॉजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या है? थियोलॉजिकल मतलब धार्मिक से रिलेटेड, ठीक है? एंशिएंट आप सबको पता ही है कि हमारा प्राचीन जो वर्ल्ड है या दुनिया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आप अपने ही इंडिया की हिस्ट्री में फ़ोकस करते हैं क्योंकि हम यहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एंशिएंट में आप देखोगे तो हमारा जो सोर्स है पढ़ने का वो क्या है? हमारे सोर्स हैं पढ़ने के क्योंकि पुराण हमारे बहुत अच्छे सोर्स हैं, चाहे वो डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना हो या कुछ भी पढ़ना हो। चलो ठीक है, पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए। हाँ, हमारे ऋग्वेदिक टाइम के वेद पुराण उनकी वेद और उपवेद ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहीं न कहीं हमारे सोसाइटी को बताते हैं, उसके रूल्स को बताते हैं, हमारे धर्मशास्त्र वगैरह बहुत अच्छे से बताते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे एंशिएंट टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन थी तो थी, बट कहीं न कहीं वो गॉड से रिलेटेड भी थी, हमारे यहाँ। आप हमारे यहाँ ये देख लो ग्रीक माइथोलॉजी अगर आप जानते होंगे, तो ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं लाइक आप देखोगे पोसाइडन है, एथीना है, बहुत सारे हैं, मेडुसा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हर एक की स्टोरी है, ठीक है? सब गॉड से रिलेटेड है, सबके एंशिएंट सोसाइटी में आप देखोगे तो थियोलॉजी, गॉड थे ही थे। आप मिस्ट्री की भी देखोगे तो सेम ही वो है, स्टोरी है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा एंशिएंट पीरियड है या कोई भी सोसाइटी का एंशिएंट पीरियड है, वो क्या होता है प्रीस्ट के द्वारा, उनका जो सोशल ऑर्डर है वो प्रीस्ट के द्वारा या फिर वॉरियर्स के द्वारा, क्योंकि यही 2 लोग थे, या तो प्रीस्ट इम्पोर्टेंट होते थे या जो हमारे समाज को बाहर के लोगों से या दूसरे कबीलों से बचाता था, वो वॉरियर्स इम्पोर्टेंट होते थे, ठीक है? तो इनके बेसिस पे ज़्यादा गवर्न करता था। अब हम यहाँ तर्क देने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं कि नहीं वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स सारी सोसाइटी में हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट होता है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि थियोलॉजी वाले पार्ट में, एंशिएंट पार्ट में मिलिट्री और हमारे प्रीस्ट का बहुत ज़्यादा रोल था। हमारा जो सोशल ऑर्डर है, वो इनके द्वारा गवर्न किया जाता था। अब हमारा सेकंड स्टेज क्या है? ऑफ कोर्स मेडिवल, ठीक है? मेडिवल या लीगलिस्टिक या मेटाफिजिकल। तो आप देखोगे एंशिएंट से मेडिवल तक आने में हमें बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि आज एंशिएंट हुआ और कट टू 1 हफ्ते बाद या 1 साल बाद या 100 साल बाद हमारा मेडिवल आ जाएगा। नहीं, बहुत टाइम लगता है मेडिवल तक आने में, एक बहुत लंबा पीरियड है। हमारे यहाँ भी या किसी भी सोसाइटी में या किसी भी सभ्यता में, ठीक है? ये जो स्टेजेस आते हैं ये बहुत टाइम के बाद आते हैं। तो इतने टाइम पे बहुत सारे लोगों के अंदर लॉजिक्स डेवलप हो ही जाते हैं। क्या सही है, क्या सही नहीं है, ये इंसान गलतियाँ करके या फिर हमारा जो सोसाइटी है वो गलती करके कि इस तरीके से सोसाइटी गवर्न नहीं करी, अच्छा अब हम इस तरीके से। तो बहुत सारे नियम आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? तो अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो मेडिवल पीरियड में कुछ ना कुछ जो हमारे फोर्सेस हैं, अब हम केवल प्रीस्ट की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम रैशनैलिटी लाते हैं, ठीक है? लॉजिक की बात करते हैं, तार्किक उसमें सोचते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे बारे में, लाइक हमारे राइट्स क्या है, नेचर के बारे में। तो बेसिकली इनका कहना है कि ये जो स्टेज होता है लॉयर्स के द्वारा और फिलोसोफर्स के अलावा, मतलब लीगल में, मतलब आप कह सकते हो रैशनैलिटी आ जाती है। रैशनल थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, ठीक है? तो वो कहते हैं कि क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, बात करने लगते हैं कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो इस बारे में बात करते हैं। फिर हमारा जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज पे हम बात करते हैं हमारे मॉडर्न एज की। मॉडर्न एज मतलब जो हमारा अभी हम है, जो हमारा लास्ट में हम जब रैशनल थिंकिंग कर लेंगे, रैशनल थिंकिंग के भी जो एकदम थ्रेशोल्ड पे लाइक हो जाएगा, सबसे ऊपर जो हम पहुँच जाएँगे, वो हो जाएगी हमारी मॉडर्न। इस पीरियड में ये कहते हैं कि ये प्रत्यक्षवाद का पीरियड है। ये जो मॉडर्न है हमारा, ये साइंटिफिक का पीरियड है, इंडस्ट्रीज़ का पीरियड है, हम यहाँ पे साइंस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑब्जर्वेशन से बात हो रही है, लॉज़ के क्या कहते हैं, हमारे नियम के थ्रू बात हो रही है। कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई यहाँ पे प्रीस्ट नहीं है, कोई मिडल मैन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है? और इनके अकॉर्डिंग जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है, ये फाइनल स्टेज है ह्यूमन इवोल्यूशन का, ठीक है? तो इन आप ये देख सकते हो हमने अभी तक क्या-क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि हमारे जो कॉम्टे साहब थे, उनका क्या कहना था कि फैक्ट्स के बेसिस पे है सब कुछ, राके की तरह सब कुछ फैक्ट्स, फैक्ट्स, फैक्ट्स करो। पहले फैक्ट्स को इकट्ठा करो, फिर लॉज़ बनाओ, तरीके बनाओ। फिर उनकी हमने बुक्स देखी जो पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी है, कोर्स ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी और
सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी हमने ये पढ़ा, जो कि काफ़ी पूछी जाती है। फिर हमने देखा कि इनका जो 3 सोसाइटी को बारे में जो ये बात करते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट के तौर पे ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। हिस्टोरियन से ज़्यादा ख्याति इनको एज़ अ सोशियोलॉजिस्ट प्राप्त है। तो सोसाइटी को उन्होंने बताया कि 3 स्टेज पे होती है, एंशिएंट स्टेज पे होती है, मेडिवल स्टेज पे होती है और मॉडर्न स्टेज इसका फाइनल इवोल्यूशन वाला फेज़ है, जहाँ ये एकदम फाइनल पे पहुँच जाती है। और हर एक स्टेज में अलग-अलग तरीकों से ये गवर्न होती है। पहले स्टेज में प्रीस्ट और हम धर्म की बात ज़्यादा करते हैं। वॉरियर होते हैं उसमें, मतलब हम वॉरियर से आप क्या कह सकते हो, मिलिट्री मैन्स टाइप के जो मतलब लड़ाई करते हैं, जो हमें बचाते हैं बाहर के खतरों से, ठीक है? सेकंड आप मेडिवल में आते हो तो ये लीगल रैशनैलिटी का टाइम आ जाता है। थर्ड पे आप जाते हो तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर मॉडर्न साइंस की बातें करने लगते हो, साइंटिफिक बातें करने लगते हो और ये फाइनल स्टेज होता है। अब हम देखेंगे कि ठीक है, ये सारी बातें किए, इन सारी बातों का कुछ इन्फ्लुएंस हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ हुआ भी या नहीं हुआ? तो अब हम देखते हैं इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस बाद में क्या होता है? तो ऐसा है कि कोई भी नई चीज़ को कोई भी पुराने फुल्ली तरीके से नहीं मानेंगे, क्योंकि हर ट्रेडिशनल व्यक्ति को लगता है कि वो सही है, हर मॉडर्न व्यक्ति को लगता है कि वो सही है। पर बात यही है कि दोनों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कि फुल्ली फुल्ली वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी हुआ, ट्रेडिशनल हिस्टोरियन जो थे, उन्होंने कॉम्टे को पूरी तरीके से तो नहीं कहा कि ये सही है। पर हाँ, क्योंकि कुछ बातें इनकी सही थी, उनको ऐसी लगी कि हाँ, नहीं ये सही है, तो उन्होंने उस चीज़ को माना। ठीक है? दूसरा, इनका जो इम्पैक्ट था वो सोशल साइंस ज़्यादा चल रही है, हमारा हिस्ट्री सोशल साइंस का पार्ट आता है, ठीक है? सोशल साइंस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि सोशल साइंस में सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस कहीं न कहीं हिस्ट्री को अफ़ेक्ट करता है। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पे इफ़ेक्ट करता है, एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है कि ह्यूमन इंटरैक्शन। हम जब ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, या जो भी हमारा सोसाइटी में ह्यूमन के चीज़ों को देखते हैं, रिलेशनशिप को देखते हैं, ठीक है? उसकी सोसाइटी से, उसको कहते हैं। और सोशियोलॉजी तो हम पढ़ ही रहे हैं, समाज के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमारी एक हिस्ट्री बनती है, और क्योंकि इन सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा, इन सारी चीज़ों को नियम में चेंजेस हुए, इसको लिखने, पढ़ने, देखने का तरीका चेंज हुआ, तो वो अल्टीमेटली हमारे हिस्ट्री को भी अफ़ेक्ट करा। दूसरा 2-3 हमारे, जैसे हम बात कर लेते हैं कि एमिल जो हमारे फैगेट थे, उन्होंने उनको कहा है फ्रांस का ग्रेटेस्ट थिंकर, ठीक है? किसके? डेस्कार्ट्स के बाद। दूसरा, उन्होंने लाइक उनको मेजर इंटेलेक्चुअल फोर्स माना गया है कि हाँ भाई, वो बहुत लाइक इंटेलेक्चुअल थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्टे का आइडिया था, ये सोशल थॉट था, क्या किस चीज़ का? प्रत्यक्षवाद का, जो फैक्ट्स के बेसिस पे था। हाँ, वो जो क्योंकि वो इंटर रिलेटेड था सारे सब्जेक्ट से, जिसकी वजह से बाद का जो हमारा स्ट्रक्चर था, जो उसका और जो जिसकी वजह से काम किया जाए, किस तरीके से उसका चित्रण किया जाए, किस तरीके से उसका काम है, उस अप्रोच को देखने में बहुत हेल्प करता है हमारी हिस्ट्री को। तो ये रहा हमारा प्रत्यक्षवाद, जो अब कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो में। और